चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के। और उसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड रिलेटेड सम अदर थिंग्स आल्सो। सो बहुत आसानी से हम लोग ये क्वेश्चंस बच्चों क्रैक कर सकते हैं, बस बेसिक एक बार समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स का कार्यक्रम करना है, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पीछे से जो बातें पढ़ते आए हैं एक बार उनको समराइज कर लिया जाए प्यारे बच्चों, कि नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के क्या क्या तरीके हैं। सारे तरीके एक जगह अगर रहे, फिर क्वेश्चंस का श्री गणेश किया जाए तो बढ़िया रहे। पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, है ना। स्मॉल एन क्या हो जाता है? नोटेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बच्चों तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हो जाता है गिवन मास, किसी सब्सटेंस का मास अगर हमें पता है ग्राम में, और उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए। एंड इफ वी डिवाइड गिवन मास बाय द मोलर मास भी बच्चों ग्राम में ही होता है, देन वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? अगर किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, और उसमें हम क्या कर दें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, मतलब Na से डिवाइड कर दें। जहां Na क्या होता है भाई? Na हो जाता है 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो भी नंबर ऑफ मोल्स पा जाते हैं। अच्छा, तीसरा क्या होता है? क्या कोई और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स बताने का? हाँ भाई है। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पता है, इफ वी नो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, of course in liters, if we know this value in liters, so to get number of moles, what we need to do? We need to divide this volume in liters by 22.4. So these are the three basic methods to calculate number of moles. These are the three basic methods to calculate number of moles. तो हमें तीनों बातें याद रखनी है। पहला, मास पता है, यू डिवाइडेड बाय मोलर मास, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड, इफ यू नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन डिवाइडेड बाय Na टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। फिर इफ वी नो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इन लीटर्स, यू डिवाइडेड बाय 22.4, you will again get number of moles of that gas. So these are the three basic methods to calculate number of moles. Okay, so this is the first, this is the second method, and this is the third method. तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो यू गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ओवर नंबर ऑफ मोल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate mass of 4.48 liter carbon dioxide gas at STP. तो STP पर हमें क्या करना है, इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका मास बताना है प्यारे बच्चों। तो कैसे बताओगे? देखो कैसे बताएंगे। अगर मास की बात करें तो हम जानते हैं कि जो मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास का मतलब क्या हुआ बच्चों? मास ऑफ 1 मोल। वी डिड दिस, हम लोग मोलर मास पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है, दैट इज हाउ मच। तो इसका आप क्या करिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, कितना आएगा?
सो कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16 इंटू 2, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 44। अगर एक मॉलिक्यूल की बात होती तो लिखते 44 AMU, बात चूंकि एक मोल की है तो लिखेंगे 44 ग्राम, 44 ग्राम। सो दिस 44 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया ही नहीं। हाँ, ये जरूर दे दिया है कि एसटीपी पर उसका वॉल्यूम पता है। तो अगर एसटीपी पर वॉल्यूम पता है तो क्या हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। कैसे? अगर हम कहें कि भाई मोल बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या सीखे थे अभी? मोल बताना है तो हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम लिखना होगा एसटीपी पर इन लीटर्स, सो दैट इज 4.48 लीटर्स, और फिर क्या करना होगा? 22.4 से डिवाइड कर देना होगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है बच्चों? द न्यूमरेटर इज व्हाट? दिस इज वॉल्यूम इन लीटर at STP, at STP. So you divide this volume by 22.4. So how much we are getting the value? तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 448 divided by 2240. So if you 224 is common, so this is 10 and this is 2. So the answer is 0.2. तो जो नंबर ऑफ मोल्स आया हमारे पास फॉर दिस 4.48 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज 0.2। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ गैस कितनी है इससे मोल पे फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी गैस है? हम कहते हैं भाई हाइड्रोजन गैस है उसके इतने लीटर प्रेजेंट है, या नाइट्रोजन गैस है उसके इतने लीटर प्रेजेंट है। तो यहाँ कौन सी गैस है इससे तो लेना देना है नहीं, आपको सभी में कोई भी गैस हो 22.4 से डिवाइड करना है। एनीवे, सो द नंबर ऑफ मोल्स आर डन। Now the question is the mass. So what is the mass? अरे भाई 1 मोल का मास होता है 44 ग्राम, तो 10 मोल का मास तो 440 ग्राम, मतलब जितने मोल पूछ रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मास की बात करी जाए ऑफ 0.2 मोल्स, so what is the mass? If you multiply 44 by 0.2 and you will get the answer. So this is 8.8 grams. So this is the final answer, or this is the mass. This is the mass, or you can say the answer. अब बात करते हैं हम लोग, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा उसी से मिलता जुलता। पहले एकदम एलिमेंट्री से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, एक और करते हैं। तो बात हुई कि find volume occupied by say 0.2 Na, 0.2 Na molecules of H2 हाइड्रोजन गैस एट STP, ऐसा कुछ बोला गया। दिस इज द क्वेश्चन। क्या पूछा गया भाई? पूछा गया कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जो कि STP पर दी हुई है, इसके मॉलिक्यूल दे दिए, उसका वॉल्यूम बताइए। तब क्या करना है? तब सबसे पहले मन में आना चाहिए कि STP पर वॉल्यूम का कुछ हमें पता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? तो मन में आएगा हाँ सर ने तो बताया है। तो क्या बताया है? तो सर ने बताया है कि अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस रहती STP पर तो हम वॉल्यूम लिख पाते, दैट इज 22.4 लीटर। अच्छा ठीक, तो हमें वॉल्यूम ही बताना है अब, लेकिन हमें मोल तो दिए ही नहीं, हमें तो 0.2 Na मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं। तो फिर बात मन में आए, अच्छा अगर मॉलिक्यूल्स अगर पता है किसी गैस के तो क्या हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो फिर आएगा जवाब हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो कैसे। तो क्या सीखे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में एटम है, मॉलिक्यूल में, क्या फर्क पड़ता है। सो दैट इज नंबर ऑफ molecules and divide by Na. So this is number of mole. This is another formula. 3 फॉर्मूले होते हैं ना मोल्स के कैलकुलेशन के। एक होता है मास बाई मोलर मास, एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na, और एक होता है वॉल्यूम बाई 22.4. सो दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई Na. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे भाई, 0.2 Na से डिवाइड कर दिए, चलो निपट गया, मोल्स आ गए। तो मोल्स पता चल गए कि 0.2 मोल्स हैं। अच्छा, फिर अब जब मोल्स पता चल गए तो अब पूछा गया कि भाई बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो कैसे पता करें वॉल्यूम, हाउ वी कैन डू दिस वॉल्यूम। जब हम पूछें तभी बताएं सर, जब हम पूछेंगे तभी आपको बताना है किसी को भी, ठीक, मौका मिलेगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। तब जैसे वॉल्यूम की बात आ गई तो हम जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कोई पूछे 2 मोल का वॉल्यूम बताइए तो उसका डबल हो जाएगा, कोई कहे 10 मोल का बताइए, इसका 10 गुना हो जाएगा। तो जितने मोल्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 22.4 लीटर इंटू 0.2, क्योंकि 0.2 मोल्स थे तो इतने लीटर वॉल्यूम हो गया। सो नाउ यू जस्ट कैलकुलेट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, थोड़ा गलती हो गई हमसे, दिस इज 4.48 लीटर्स। हाउ मच इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4.48 लीटर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो चलो अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्या है कि इन 9 पॉइंट, आप भी बच्चों मेरे साथ ही साथ लिखें, इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट। सबसे पहला काम क्या है, पहला कैलकुलेशन करना है आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms. This is the first thing that you need to calculate, and the second thing is number of atoms of each type, number of atoms of each type. So these are the 2 things that we need to find in this question. देखो प्यारे बच्चों क्या है सॉल्यूशन, फिर से एक बार करते हैं। द गिवन थिंग इज कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम प्रेजेंट हैं। तो जो गिवन मास है, दैट गिवन मास फॉर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, ये हो गया 9.8 ग्राम, ये तो पता है। अब पूछा है कि अच्छा बताइए इसमें कितने एटम्स होंगे। तो जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल रहे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। सो द नंबर ऑफ एटम्स इज 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो 2 + 1 + 4 मीन्स टोटल 7 एटम्स, है ना। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, सो योर आंसर वुड बी 7। तो अब जरा सोचिए कि हमसे ये पूछा है कि अच्छा बताइए इस 9.8 ग्राम में कुल कितने एटम्स, तो कैसे पता करना होगा। तो ये सोचना होगा, अगर किसी तरह से ये पता चल जाए
जैसे हम आपसे कहें चलिए हमारे पास 2 एटम्स ऑफ H2SO4 हैं, तो कितने नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हैं, तो कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान, इसमें क्या दिक्कत, एक मॉलिक्यूल में सर 7 एटम्स हैं। इफ यू आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 14। अच्छा बताओ जरा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास से 100 मॉलिक्यूल्स हैं इस H2SO4 के, तो कितने एटम्स होंगे? अरे बड़ा आसान सर, एक मॉलिक्यूल में सर 7 एटम्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल में 700 हो जाएंगे, बस इतनी सी बात। तो मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास इस H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर ये बात पता चल जाए तो हमारा आंसर भी सॉल्व हो जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप का मतलब इसमें कितने तरह के एटम हैं? सर इसमें 3 तरह के एटम हैं, एक हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, then there is only 1 atom of sulfur and there are 4 atoms of oxygen. So there are 3 types of atoms that are present in this sulfuric acid molecule. तो anyways, तो उसके लिए भी क्या है, फिर हमें उसके लिए भी क्या करना होगा कि टोटल मॉलिक्यूल्स तो मालूम होने ही चाहिए, तभी तो बता पाएंगे कि कितने एटम है या कितने हाइड्रोजन है या कितने ऑक्सीजन, कितने सल्फर। तो हमारा जो सारा ध्यान है, जो हमारा लक्ष्य है, वो ये है कि हम पता कर पाएं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए ऑफ H2SO4. So this we require definitely to answer anything. बच्चों हमेशा याद रखें, जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि हमें व्हाट वी नीड टू फाइंड। जब ये पता चल जाए कि क्या हमें बताना है, फिर उससे पीछे आइए, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में हमेशा चलना चाहिए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो ये कहाँ से प्रकट होगा? अच्छा, अगर किसी तरह मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम हो जाती तो सर एक झटके में लिख देते आंसर। तो यानी अब हमारा ध्यान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे होना चाहिए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलें? बहुत आसान, देखो कैसे। हमारे पास भाई मास दिया हुआ है कि दिस इज 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। So if we can calculate number of moles of H2SO4, तो एक मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल? तो आप कहेंगे Na मॉलिक्यूल। तो if we can calculate number of moles of H2SO4, we can very easily calculate number of molecules also. तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फटाफट मिल जाएंगे, बस मोल निकालने की देरी है। तो चलो मोल कैलकुलेट करते हैं। अब मोल कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, देखो करते हैं अभी फटाफट। तब बात करी जाए नंबर ऑफ मोल्स, किसके कैलकुलेट करने हैं? H2SO4 के। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है गिवन मास। चलो एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं। So this number of moles is given mass divided by molar mass. Divided by molar mass. Okay. So mass is given. Now the question is molar mass. ये क्या हो भाई? अच्छा, given mass भी अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो मोलर मास तो ग्राम में लिखा ही जाता है। अब मोलर मास भी जरा समझ लीजिए क्या हो जाएगा। H2SO4 का मोलर मास ऑफ H2SO4, तो देयर आर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। देयर इज 1 सल्फर और एक सल्फर का एटॉमिक मास हो जाता है 32 AMU। देयर आर 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाता है 16 AMU। इफ यू ऐड दीज थिंग्स so you will get a number 98। बट 98 होगा एक मॉलिक्यूल का मास। अगर आप AMU में कहेंगे, आप कहेंगे एक मॉलिक्यूल का मास, तो इट इज 98 AMU। इफ यू वांट मास ऑफ 1 मोल, तो एक मोल का मास हमने क्या सीखा है? AMU को हटाकर उसकी जगह लिख देना है ग्राम्स।
So 98 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ H2SO4। अब सारी बात हमारे सामने है। चूंकि वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ मोल्स, तो अब मोल्स में ये जो दो जानकारियां थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो दोनों हमारे पास हैं। न्यूमरेटर इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 9.8 grams. Molar mass of H2SO4, we know this is 98 grams. So the result is 0.1 moles. तो अब पता चला कि इस H2SO4 के 0.1 मोल है हमारे पास। चलो, बहुत अच्छी जानकारी हाथ लग गई। अब मोल्स पता चल गए, अब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? देखो कैसे। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल H2SO4, तो आप कहते हैं कि सर ये तो Na होता है। कुछ भी 1 मोल लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर अब बात करी जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए किसमें? 0.1 मोल H2SO4 में। तो बस करना क्या होगा? यू मल्टीप्लाई दिस Na बाई 0.1। So these are the number of molecules in 0.1 mole H2SO4। अच्छा, ठीक है। अब आपको तो पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के। अब अगर हम कहें कि ठीक है, अब पता चल गया, अच्छी बात है, मोल्स बता दिए, वेरी गुड, सॉरी मॉलिक्यूल्स बता दिए, बहुत अच्छा। अब चलो, क्वेश्चन में तो थोड़ी ना मॉलिक्यूल पूछा, उसमें तो एटम पूछा, एटम भी तो बताओ। तब पता चल गया कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, और हर मॉलिक्यूल में 7 एटम्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया काम। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। So total number of molecules that we are having is 0.1 Na, and each molecule has 7 atoms. So the answer for the first part is 0.7 Na atoms. Or you can also replace the value of this Avogadro number, which is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay, so this is your answer for the first part. This is over. इसमें केवल यही बताना था कि हमारे जो ये 9.8 ग्राम H2SO4 था, इस H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, so that we answered very easily. So this was the answer for part 1. अब there is part 2 also. part 2 कुछ नहीं है, जबरदस्ती है। देखो कैसे। part 2 में क्या है? अलग अलग एटम्स बताने, बस बहुत ही इजी। कैसे? अगर हम बात करें कि भाई अगर से एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए, 1 मॉलिक्यूल H2SO4, तो इस 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में we have 2 hydrogen atoms, then we have 1 sulfur atom, and we also have 4 oxygen atoms, है ना? 4 कैटेगरी के एटम्स हैं। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास 0.7 Na एटम्स हैं, तो हम लोग टोटल हाइड्रोजन एटम, सल्फर, ऑक्सीजन सारे आंसर कर सकते हैं। देखो यहां कर देते हैं। तो बात हुई कि भाई टोटल हाइड्रोजन एटम्स बताइए कितने हैं। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया था, वो मॉलिक्यूल आया था 0.1 Na। तो
अब एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आइटम है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0.1 Na. So number of hydrogen atom, you simply multiply this 0.1 Na by 2. So the answer is 0.2 Na. अच्छा, फिर अगली बात पूछा गया कि अब चलिए बताइए टोटल सल्फर एटम्स कितने होंगे। अब एक मॉलिक्यूल H2SO4 लिया जाए तो उसमें एक ही सल्फर एटम आता है, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के उतने ही सल्फर एटम आएंगे, है ना। आप चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें। बच्चों देखें क्या है कि चूंकि वी आर जस्ट इन बिगिनिंग फेज ऑफ योर करिकुलम, सो आई एम वेरी सिस्टमैटिक एंड स्लो विद यू। हम लोग एकदम आराम से काम कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जिसकी ये बात छूट गई समझने में उसका आगे तो फिर क्या कहें, ईश्वर ही मालिक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिक्स हमेशा बहुत तगड़े मजबूत होने चाहिए। चलो अब बात करी जाए ऑक्सीजन एटम कुल कितने हैं, तो फिर से बात करी जाए एक मॉलिक्यूल में भाई 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So this is 0.4 Na. That's it. So this is all about the part 2 of the question. So this is your answer for part 2. Done? कितना इजी। क्वेश्चन में आंसर हो सकता है Na के टर्म में ना दिया हो, तो you can replace always value of Na which is 6.022 into 10 to the power 23. तो ये इंडिविजुअली एटम पता चल गए। इफ यू एड ऑल ऑफ देम तो क्या हो जाएगा, देखो if you add them so you will have 0.7 Na is the total number of atoms, so which is part 1. So that's the end of this solution for question number 3. अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 क्या है। आज की क्लास में हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं, जिससे कि ये मोल कंसेप्ट की समस्या हमेशा के लिए आपके लिए समाप्त हो जाए, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट सॉल्व कर सकें। तो चलो एक और किया जाए। तो अभी जैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखे, कई बार नंबर ऑफ आयंस भी आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल बात हुई कि पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 0.2 moles of say AlCl3. Say this is the question. So the question is asking that how many number of ions are there in 0.2 moles of AlCl3. अब ये तो बहुत ही आसान दर्जे का सवाल माना जाएगा। कारण ये है कि इसमें तो मोल्स पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़े थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे। अब बच्चों ये AlCl3 जो है दिस इज अ सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट है ये अपने ब्रेक होगा। इसमें जो आयंस होंगे तो इसके जो आयंस होंगे बच्चों कौन कौन से होंगे, अगर इसको आयनिक फॉर्म में देखें तो वी आर हैविंग Al3+ and 3Cl-, है ना। मतलब एक कैटाइन होता है और एनाइन होते हैं, तो कैटाइन और एनाइन का चार्ज जो है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। मीन्स इफ दिस इज 3 यूनिट्स पॉजिटिव, हियर वी मस्ट हैव 3 यूनिट्स नेगेटिव। तो जरा सोचिए कि अगर 1 यूनिट AlCl3 देखें तो 1 यूनिट AlCl3 में हाउ मेनी आयंस डू वी हैव। सो वी हैव 1 cation and 3 anions, or you can say total 4 ions. So total 4 ions. तो 1 यूनिट AlCl3 है 4 आयंस। मैं यूनिट वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं, यहां पर हम मॉलिक्यूल वर्ड का यूज करेंगे तो इट वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट यूज। वाई? क्योंकि हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल नाम का कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो उसमें तो आयंस ही होते हैं। एंड से कैटाइंस आर कवर्ड बाय एनाइंस एंड एनाइंस आर कवर्ड बाय कैटाइन एंड सो ऑन।
हम लोग कभी भी आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पर कुछ चीज होती ही नहीं है। कोवैलेंट कंपाउंड होगा, देन ऑफ कोर्स वी कैन यूज द टर्म मॉलिक्यूल। ओके, तो AlCl3 की बात हुई, तो AlCl3 में 4 आयंस होते हैं। 1 यूनिट ऑफ AlCl3 हैव 4 आयंस। अब भाई, अब तो बहुत इजी है, हमें बस यही चेक करना है कि 0.2 मोल्स ऑफ AlCl3 में कितने यूनिट्स हो गए, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ formula units of AlCl3 in 0.2 moles. So this is equal to 0.2 Na। कितने यूनिट्स आए बच्चों? 0.2 Na, क्योंकि एक मोल में तो Na पार्टिकल्स होते हैं, Na यूनिट्स होंगे, तो चूंकि 0.2 मोल्स थे, सो दिस इज 0.2 Na यूनिट्स ऑफ AlCl3। नाउ ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 आयंस, सो द नेक्स्ट लाइन इज द आंसर कि नंबर ऑफ आयंस, so this is equal to 0.2 Na into 4. So the result is 0.8 Na. Or you can always replace this Na by its value, which is 6.022 into 10 to the power 23. तो ये हो गया अपना आंसर फॉर दिस 4th क्वेश्चन। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही आसान है, बस आपको बेसिक्स अच्छे से पकड़ के रखना है, एंड यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल इन सच क्वेश्चंस। बच्चों एक बात और भी ध्यान रखना है हमें कि कठिन क्वेश्चंस कुछ बोल के ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई क्वेश्चन जब बड़े लेवल पे या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ जाती हैं, और क्या होता है कि कुछ चीज मिस हो गई, कोई पार्ट छूट गया तो गलत हो जाता है, कोई चीज भूल गए तो गलत हो जाता है, याद ही नहीं आएगा। तो इफ यू रिमेंबर एवरी स्मॉल डिटेल, देयर इज नो स्कोप, एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट। दिस इज, वी आर फॉर्चुनेट दैट दिस इज द इजीएस्ट अमंग 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये सबसे आसान है। और अगर आपका बायो है बच्चों, तो बायो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, और ये भी ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बायो से भी आसान कहूंगा मैं इसको, थोड़ा सा क्या है ही आसान। तो इवन इफ यू आर बायोलॉजी स्ट्रीम्स और यू बिलोंग टू मैथ्स स्ट्रीम, दिस इज द इजीएस्ट ऑफ 3। ठीक है, तो उसको बहुत आसानी से करेंगे हम लोग। चलो भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न आता है आपके सामने। क्या है 5वां प्रश्न? वैसे ही है, मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा टेस्ट बदल रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मास in each case। तो क्या क्या केस हैं भाई? तो वी आर हैविंग 4 डिफरेंट scenarios, and in all 4 we need to calculate the mass। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है? पहले सिनेरियो में बोला गया कि 10 Na एटम्स ऑफ से ऑक्सीजन बोल दिया गया, which is the first case। अच्छा, दूसरे में क्या बोला गया? दूसरे में बोला गया 50 ग्राम एटम्स ऑफ से कार्बन। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बार क्या बोले? तीसरी बार बोल दिए कि से 44.8 लीटर्स of methane gas at STP। This is the third part।
अच्छा, चौथे पार्ट में क्या बोले? चौथे पार्ट में बोले कि से 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, पूरा ही लिख देते हैं, GM फिर मॉलिक्यूल आएगा तो इट में क्रिएट कंफ्यूजन. सो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ से वाटर, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बस इतना ही है. अब इन चारों परिस्थितियों में हमें मास कैलकुलेट करना है. चलो देखो, क्या हमने जो सीखा है उससे हमारा मास आ पाता है? लेट्स ट्राई. ओके, सो कम टू द फर्स्ट केस. 10 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इसमें मास बताइए. बहुत आसान, कैसे बताएं? मास के बारे में क्या जानते हैं? पहला पार्ट करने से पहले ही एक बात ये समझ लेना चाहिए कि हम मास के बारे में क्या जानते हैं. हम मास के बारे में ये जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, वो मोलर मास होता है बच्चों. वही क्या हो जाता है? मोलर मास हो जाता है. अच्छा, मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वही मोलर मास हो जाता है. सॉरी, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसका मोलर मास हो जाता है. आयन है तो आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसका मोलर मास हो जाता है. अच्छी बात है. पहले क्वेश्चन पर आते हैं. ऑक्सीजन की बात करी गई, 10 Na एटम्स की बात करी गई. तो हर क्वेश्चन में आपको पहले यही चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इन ईच क्वेश्चन. ठीक, तो शुरुआत करी जाए पहले पार्ट से. तो पहले पार्ट में बात हुई कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो 10 Na हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे भाई? तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na. सो वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां से रिजल्ट आ गया 10 मोल्स. बच्चों देख के भी आप बता सकते हैं, इतने तो स्मार्ट हैं ही भाई. Na एटम का मतलब होता है 1 मोल, तो 10 Na एटम का मतलब क्या हुआ? 10 मोल्स, दैट्स इट. तो ये 10 मोल्स हो गया ऑक्सीजन एटम. अच्छा, अब मास पूछा गया है, तो देखो मास कैसे आए. मास देखो कैसे आए. बच्चों ध्यान से समझें, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ही आसान है ये सब, एलिमेंट्री स्टफ. तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम आ गए. अब चाहिए उसका मास. तो बहुत आसान, कैसे? हम लिखेंगे कि हमारा जो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम है वो दरअसल है 16 ग्राम. कितना है प्यारे बच्चों? 16 ग्राम. तो हमसे पूछा गया कि चलिए मास ऑफ 10 मोल ऑक्सीजन एटम बताइए. तो 16 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज 160 ग्राम्स. इट इज 160 ग्राम्स. सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. अब बात करते हैं दूसरे की. तो देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है. तो पहले में तो हो गया कि 10 Na. अब ये सब आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बच्चों ओरली. यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, है ना. पूछा गया था 10 Na में बताइए कितना मास होगा. तो आपको ध्यान से समझ जाना था कि 10 Na है मतलब 10 मोल की बात कर रहे हैं. 1 मोल का मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 10 मोल का 160 ग्राम हो गया. इसमें क्या लिखना पड़ना भाई? लेकिन चूंकि शुरुआत कर रहे हैं तो लिखने में कोई हर्जा नहीं. दूसरे पर आते हैं. क्या है भाई दूसरा? दूसरा है 50 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन. देखो भाई 50 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 50 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ऐसा गिवन है. इसका मास बताना है. अच्छा बताइए, हम लोग क्या सीखे? हम लोग ग्राम एटम में क्या सीखे थे? हम सीखे थे कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इट मीन्स 12 ग्राम.
1 ग्राम एटम ही तो 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो हमें पता ही है कि 1 ग्राम एटम मीन्स 12 ग्राम। अच्छा, तो फिर 50 ग्राम एटम, अरे इतना आसान सर, इसमें क्या दिक्कत है भाई। तो 15 ग्राम एटम अगर कार्बन के देखे जाएं तो यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 15, 12. So the answer is 600 gram. 600 grams. So this is the answer. So this was the answer for the first case and this is the answer for the second case. तो ग्राम एटम दे दिए तो मोल ही दे दिया डायरेक्ट। अच्छा चलो अब तीसरे की बात करते हैं। अब नंबर आता है बच्चों तीसरे का। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि we have 44.8 liters of मीथेन गैस। मीथेन गैस दे रखी है अपने को एसटीपी पर। अब मास निकालना है तो बात तो तय है कि हमें मोल्स बताने होंगे। तो यहां भी बड़ा आसान पूछा गया, भाई बताइए मोल्स ऑफ मीथेन क्या लिखेंगे। तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर वॉल्यूम इज गिवन टू अस इन लीटर्स एट एसटीपी, तो हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ऊपर भी बच्चों लीटर है और नीचे भी लीटर है। सो द रिजल्ट इज 2। हमारे पास आ गए 2 मोल्स। अब 2 मोल का मास बताना है तो बहुत इजी, कैसे, अगर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 मोल का मास। अच्छा, 1 मोल का मास मीथेन का क्या होगा, तो मीथेन में एक कार्बन है बच्चों, सो 1 इंटू 12, इट्स एटॉमिक मास इज 12। देन देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू 1, तो ये तो बच्चों हो गया इसका मोलर मास, किसमें, ग्राम में। सो दिस इज द मोलर मास। और 1 मोल के मास में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज वी आर हैविंग 2 मोल्स। So this much gram is the total mass. तो ये कितना आ जाता है बच्चों, ये हो गया 16 into 2, so that is 32 grams. So this is your answer for question number 3. Done. अब आता है नंबर 4 भी चलो यहीं कर लेते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखें क्या दिया हुआ है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे, ठीक है। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल पूछा गया है H2O का, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके 1 मोल का मास, तो वो हो जाता है 2 इंटू 1 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 into 1 plus 16, so that is 18 ग्राम। तो ये हुआ 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और बात हुई कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिखो भाई, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर मीन्स इसका 2 गुना, सो दिस इज 36 ग्राम। तो ये हो गया आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूल। चारों पार्ट हो गए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें मास जैसी कोई बात कैलकुलेट करना है, तो वी कैन हैंडल इट वेरी वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वैसे ही हम तुरंत से उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलिए बच्चों, मोल में ही एक और थोड़ी सी अलग कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख लेते हैं, ठीक। जैसे अभी H2SO4 का जो क्वेश्चन किए थे उसी से भी किया जा सकता है। तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है कि से कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स and neutrons in say 9.8 gram
H2SO4। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए ले लिया क्योंकि इससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले की है, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई कि अगर 9.8 ग्राम H2SO4 है तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो आने वाले हैं H2SO4 के, वो कितने आए थे बच्चों? तो वो आंसर आया था 0.1 मोल्स। अच्छा, फिर दूसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात अगर करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें H2SO4 में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा बच्चों? एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आंसर है 0.Na मॉलिक्यूल्स। तो दिस वी आर टेकिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा गया भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। इस बात को समझें। वैसे तो चूंकि दिस लेक्चर इज कंसीडर्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर होगी। वैसे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो, किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब जिस पर कोई चार्ज वार्ज ना हो, तो उसमें क्या क्या होता है भाई? अगर पहली बात करी जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को E- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बच्चों उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं इफ एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को मैंने P+ से लिख दिया। सो दिस द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, दूसरी बात याद रखनी है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक टर्म आता है एटम के केस में विच इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाता है? मास नंबर हो जाता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो जस्ट एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अब एक तीसरी बात भी है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लिखोगे? यू सब्ट्रैक्ट मास नंबर बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो यू विल हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को चलो n से नहीं लिखते हैं, चूंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स रहता है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं। So this will be how much? This will be mass number, और उसमें सब्ट्रैक्ट करिए आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो ये किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए चार बेसिक सी बातें हैं जो हम अगर याद रखें तो बहुत अति उत्तम। तो फॉर इन अ न्यूट्रल एटम और फॉर अ न्यूट्रल एटम क्या क्या चार बातें याद, क्या क्या तीन बातें याद रखनी? चार नहीं, तीन ही हैं या दो ही बातें हैं। पहली तो हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात हो गई कि जो न्यूट्रॉन है वो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही जानकारी चाहिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन से अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे, समझिए बच्चों, हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इस सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छी बात है, ये पता चलना भी चाहिए। अब ये पता चलने से हम ये भी जान पाएंगे, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, कि कितने हाइड्रोजन एटम, कितने सल्फर एटम, कितने ऑक्सीजन एटम, है ना। तो इतने तो मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन एटम इसके ठीक डबल, सल्फर इसके इक्वल और ऑक्सीजन इसका 4 गुना। तो चारों एटम की सेपरेट काउंटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग ये सब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब बता देंगे। देखो कैसे, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 को कंसीडर करते हैं, जरा देखिए। 1 मॉलिक्यूल
H2SO4। गौर से समझें बच्चों। अब इस H2SO4 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक, वी आर हैविंग, तो 40 जैसा दिखने लगा, वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक, अच्छी बात है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 8। इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 8। अच्छा, अब चलो मास नंबर की बात करी जाए। तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी बच्चों सेम होता है। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर बोथ आर सेम एंड 1, एज देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। एनीवेज, सल्फर का मास नंबर है 32 और ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। जब तीनों किस्म के एटम के एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिख लिए, तब बात शुरू करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन की। तो चूंकि सेम ही आते हैं न्यूट्रल एटम में, तो बोथ आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब गौर करें, चूंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है वो तो 1 के बराबर है। चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम थे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। हमारे पास एक ही सल्फर एटम है और एक सल्फर एटम का एटॉमिक नंबर है 16 और 16 ही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे। वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन इतने हो गए 4 × 8। अच्छा, अब जरा गौर करिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स कैसे आता है? तो ये तो आया आपका 2, ये यहां पर आया 16 और ये आया आपका 32। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा? क्या सीखे? मास नंबर में हमें रिड्यूस करने रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, है ना। मास नंबर में प्रोटॉन हटा दीजिए, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। यहां पर मास नंबर है बच्चों 32 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 16, तो ये रिजल्ट हो गया 16। यहां चूंकि एक ही था आंसर, या एक काम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, एज वी वर हैविंग ओनली 1 सल्फर एटम, और एक सल्फर एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, मास नंबर में उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए, मास नंबर में एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 32 और ये हो गया 16। ये हो गया 32 और ये हो गया 16। तो अगर एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी जाए तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स, कुल कितने प्रोटॉन्स और कुल कितने न्यूट्रॉन्स अगर आए ये पता हो जाए, तो फिर जो 0.1 Na मॉलिक्यूल था उसमें तुरंत आंसर आ जाएगा। तो अब हम टोटल करते हैं, है ना। नाउ वी आर डूइंग द टोटल। हमें टोटल किस किस का करना है? एक तो ये नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स 2 + 16 दैट इज 18 और 32, so the total value is 50। तो हमारे जो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 50 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या भी 50 है। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताइए। तो हमारा एक मॉलिक्यूल जो है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है टोटल, सो दीज आर हाउ मच, 0 + 16 and + 32, so this is 48।
So there are total 48 neutrons in one molecule of H2SO4. अच्छा, अब 0.Na मॉलिक्यूल है तो फटाफट हो जाएगा, देखो कैसे। तो अब बात हमें करनी है 0.1 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तब चलिए बताइए, पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है 50, तो उसमें क्या कर दीजिए 0.1 Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो द आंसर इज 5 Na। 5 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 Na ही प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, दूसरी बात हुई कि चलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए क्या होगा। न्यूट्रॉन्स को चलो n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन वन मॉलिक्यूल वी वर हैविंग 48 न्यूट्रॉन्स, सो नाउ देयर आर टोटल 0.1 Na मॉलिक्यूल। सो आंसर इज हाउ मच? आंसर इज 4.8 Na। 4.8 Na. So this is the number of electrons and protons, and this is the number of neutrons. So this constitute your answer. This is your answer. तो बच्चों, कोई भी आपको इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हो, नंबर ऑफ एटम पूछें, मास पूछें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी जाए, या अगर आयनिक है तो नंबर ऑफ आयंस पूछे जाएं, वॉल्यूम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, यू कैन कैलकुलेट सो इजीली यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत आसान है ये सब, ये बहुत आसान है। चलो बच्चों, अब एक थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा एक अलग कैटेगरी का करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूलर मास इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो जरा देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन द क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड contains say 12 कार्बन एटम्स। अच्छा, फिर 9 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छी बात है। फिर 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। फिर 1 नाइट्रोजन एटम। ओके। अच्छा, ये तो ठीक है। इसके साथ साथ और दे दिया है कि एंड से 10 to the power -22 ग्राम ऑफ अदर एलिमेंट, है ना, ऑफ सम अदर एलिमेंट, ऐसी बात लिखती है, सम अदर एलिमेंट। अच्छा, डिटरमाइन या फाइंड आउट molecular mass of the compound। molecular mass of compound, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। चलो बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे आए। देखो, बहुत आसान। कैसे? अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज द यू कैन से रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस लाइन 10 to the power -22 ग्राम ऑफ सम अदर एलिमेंट। अगर ये ना हो तो ये क्वेश्चन बेजान है, इसकी जान इसी लाइन में बसती है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, जरा समझो।
देखो कैसे करना है। अब इस मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि इफ वी नीड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, वी नीड टू ऐड मास ऑफ ऑल द एटम्स। अच्छा, तो 12 कार्बन है भाई, सो एक कार्बन का मास हो जाता है 12 AMU। सो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 12, so we are having 144 AMU. We are having 144 AMU. Okay. Now we are having 9 hydrogens, and one hydrogen is 1 AMU. So this is 9 AMU. Now we are having 3 oxygen. So one oxygen is 16 AMU. So this is 27 AMU. This is 27 AMU. Now we are also having one nitrogen also, and one nitrogen is 14 AMU. So this is only 40. ऑक्सीजन का मास देखिएगा। ओहो, गलत कर दिया मैंने। 48। ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। फिर से कर देते हैं। सो दिस इज 3 into 16 AMU। तो यहां से आ गया बच्चों 48 AMU। अच्छा, कुछ और भी है। अच्छा, नाइट्रोजन भी है। सो 1 नाइट्रोजन, सो दिस इज 1 into 14, सो दिस इज 14 AMU। अब बच्चों ये तो सीधा सीधा दे दिया। तो if you add all these, so let's add them, तो क्या आ जाता है? If you add 144 plus 9 plus 14, 8 plus 14, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, this would be 215 AMU। ये चारों तो मिलके 215 AMU हो गए। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें एक और ये पुछल्ला पड़ा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है 10 to the power -22 ग्राम लिखा हुआ है। अब देखो चक्कर है, ये ग्राम में दे दिया है, ऑफ अदर एलिमेंट, है ना, सम अदर एलिमेंट। तो अगर हम इन सब को AMU में लिख रहे हैं, तो हमें इस मास को भी AMU में ऐड करना होगा। बस पहले just first of all convert this gram into AMU and then add with the rest of the element to get the answer। बस इतनी सी बात है, और कुछ बात नहीं है। तो बच्चों, जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 215 AMU तो था ही। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है बच्चों, that is in terms of gram, 10 to the power -22। अब 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं? तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि सर Na AMU होते हैं। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाई Na, सो देन दिस इज AMU। बस इतनी सी बात है। अब सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज 215 AMU प्लस, now this 10 to the power -22 to be multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी बच्चों AMU ही है। सो दिस वुड बी 215 प्लस, ये लगभग 60 के आसपास आएगा ना। When you will solve this, it would come as 60.22 almost। तो हम चलो 60 लेके चलते हैं। तो अगर इसको ऐड कर दिया जाए, so this is 275 AMU। और थोड़ा और अगर प्रिसाइज लिखना हो, तो और प्रिसाइज क्या हो जाएगा? 275 की जगह 275.22 कर दीजिए बस, क्योंकि ये 60.22 था। So this is 275.22 AMU। So this is your molecular mass for the given compound, which is 275.22 AMU।
बस हो गया, इतनी सी बात। करना है 8। देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, क्वेश्चन इज गिवन एज फाइंड minimum mass to produce minimum mass of carbon to produce 9 ग्राम ऑफ 9 क्या 18 कर लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बच्चा जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6। सो दिस इज द क्वेश्चन। पूछा है कि कम से कम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम 18 ग्राम ग्लूकोज बना सकें। देखो कितना इजी, कैसे? सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि ये जो 18 ग्राम ग्लूकोज है ये दरअसल कितने मोल्स हैं, है ना। तो मोल्स के लिए तो क्या करना पड़ता है, मास बाई मोलर मास करना रहता है। तो चलो पहले मोलर मास ही लिख लेते हैं, पहले ग्लूकोज का, विच इज C6H12O6। तो कितना आएगा भाई? तो वी आर हैविंग 6 कार्बन और हर कार्बन का मास हो जाता है 12 AMU। फिर वी आर हैविंग 12 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। फिर से 6 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन का मास हो जाता है 16 AMU। नाउ इफ यू ऐड तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 180। अब AMU कहेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, ग्राम कहेंगे तो मोलर मास हो जाएगा, 1 मोल का मास होगा। चलो मोलर मास की बात तो निपटी। अब हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस ग्लूकोज सैंपल C6H12O6। तो इसमें भाई गिवन मास कितना है 18 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम। सो दिस इज 0.1 मोल्स। अच्छी बात है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम मास बताना है। देखिए मास की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख रखी है, चलो ठीक है। कार्बन का मिनिमम मास बताइए ताकि आप 18 ग्राम ग्लूकोज बना सकें। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे समझें कि भाई अगर हम कहें कि हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है, या चलिए एक बात बताइए, अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो कितने कार्बन एटम्स हैं? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो आपके पास 6 एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन के आप कहेंगे 12 एटम और ऑक्सीजन के आप कहेंगे फिर से 6 एटम, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, तो बताइए अगर 10 मोल ग्लूकोज के हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, तो हाइड्रोजन के कितने एटम? तो अरे इसमें कोई दिक्कत है सर, हाइड्रोजन के सर 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 गुना यानी 60 एटम हो गए। अच्छा, इसके 1 मोल अगर ग्लूकोज है अपने पास, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो कितने सर कितने मोल्स कार्बन के होंगे? अरे 6 गुने होंगे सर, 1 मॉलिक्यूल है तो 6 कार्बन एटम, 1 मोल है आपके पास ग्लूकोज तो कार्बन के 6 मोल हो गए। कुछ भी ग्लूकोज जितना है कार्बन उसका 6 गुना है, सिंपल सी बात। ये बात पता चली। तो अब हमें ये समझ आ गया कि हमारे पास ग्लूकोज के मोल्स तो पता चल गए 0.1 मोल, तो कार्बन के मोल क्या होंगे सर? इसके 6 गुने हो जाएंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। तो अगर बात करी जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, so this is just 0.1 into 6, that is 0.6 मोल्स। चलिए भाई कार्बन के मोल्स पता चल गए। अब कार्बन का मास कैसे पता चले?
पता चल जाएगा। क्योंकि अब 0.6 मोल पता हो गया कार्बन के मोल्स हैं, तो मोलर मास हमें पता ही है। सो मास ऑफ कार्बन तो कितना हो जाएगा भाई, 0.6 मोल दिया हुआ है। अच्छा, एक मोल का मास क्या हो जाता है कार्बन का? एक मोल का मास हो जाता है 12 ग्राम्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 0.6। तो ये है बच्चों मोलर मास कार्बन का। दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर मास ऑफ कार्बन, एक मोल का मास, और 0.6 मोल्स थे। सो द रिजल्ट इज 7.2 ग्राम। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमारा जो ये 18 ग्राम ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इस 18 ग्राम ग्लूकोज में 7.2 ग्राम कार्बन की मौजूदगी है। अच्छा, तो अगर हम आपको ये बोलें कि भाई एक काम करो कि हमें 18 ग्राम ग्लूकोज बनाना है, तो हमें कुछ कार्बन ला के दो, कितना कार्बन लाओगे? तो आप कहेंगे सर 7.2 ग्राम ला देते हैं, तो आप बना देंगे। अच्छा, फिर 7 ग्राम कार्बन से क्या 18 ग्राम ग्लूकोज तैयार हो सकता है? कभी नहीं तैयार होगा सर, 7.2 तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर भूल से आप 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम कार्बन लेते आए मेरे लिए, तो क्या मैं उससे 18 ग्राम ग्लूकोज बना पाऊंगा? बिल्कुल बना सकता हूं। आप मेरे लिए 10 ग्राम कार्बन लाएंगे तो हम उसमें 7.2 ग्राम का यूज कर लेंगे, बाकी फेंक देंगे या बाकी बात के लिए बचा लेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा है मिनिमम मास कितना रिक्वायर्ड है, तो बच्चों कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा लाओगे तो थोड़ा बच जाएगा, इससे कम लाओगे तो बन ही नहीं पाएगा, इसलिए मिनिमम वर्ड का यूज किया गया है। अगर मिनिमम वर्ड का यूज ना भी किया होता तो भी आप यही आंसर लिखते। तो हमारा आंसर क्या लिखना चाहिए हमें? देखो कैसे लिखना चाहिए। हम अपना आंसर लिखने वाले हैं दैट मिनिमम मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, या इसी आंसर को कोई ऐसे भी पूछ सकता है, मिनिमम वर्ड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे सर दिस इज 7.2 grams. So that's the answer. So that's the answer of the question. Minimum का मतलब हुआ कि if you have some extra, then that quantity will be left with you. Okay. चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखें क्या है। सेम ही पैटर्न है बच्चों। क्वेश्चन इज, प्लीज नोट डाउन, फाइंड मास ऑफ वाटर, फाइंड मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1.61 gram of Na2SO4 into 10H2O। So this is the question। अच्छा, एक बात और भी बच्चों ध्यान रखने की है, इस तरह के क्वेश्चन में ये जो मास दिया रहता है या कुछ इस तरह की जानकारी दी रहेगी, तो वो इसीलिए दी रहती ताकि वो इस तरह से सेटिंग रहती है कि बाद में आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चंस लगभग हर जगह किसी भी स्टैंडर्ड रिसोर्स में आप पाएंगे, तो यू विल फाइंड देम एवरीवेयर, बिकॉज मोल कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है और बेसिक समझने हैं तो एक ही जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं रहता। जैसे इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो बात है कि 1.61 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू टेल अबाउट द मास ऑफ H2O इन 1.61 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। देखें भाई क्या होगा। तो हमें यह बात समझनी होगी कि Na2SO4 into 10H2O को अगर देखें
तो इफ यू कंसीडर दिस होल एज वन कंपाउंड, तो इसके अगर एक मोल की बात करें, इसके एक मोल की बात करें, तो इस एक मोल इस कंपाउंड में वाटर के 10 मोल्स हैं बच्चों. Na2SO4 into 10H2O. If we are having 1 unit of this whole system, in this 1 unit we are having 10 units of water. So this is the basic thing. देखो, तो सबसे पहले तो यही समझना है कि अगर हमारे पास 1 मोल है किसका, Na2SO4 into 10H2O का, तो it means that we are having or there are 10 moles of water. पानी के 10 मोल हैं इसके एक मोल में. अच्छी बात. तो पहले तो यही पता कर लें कि इस सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं. तो इसके मोल्स आते ही बच्चों वी विल नो द मोल्स ऑफ द वाटर. 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पानी के मोल्स आ जाएंगे, तो फिर उससे पानी का मास भी आ जाएगा. कितना आसान बच्चों, है ना. तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम चलो कर लेते हैं, पहले इसका चलो मोलर मास लिख लेते हैं. सो मोलर मास, किसका मोलर मास, इस सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल का मोलर मास. तो मोलर मास देखो क्या हो, सोडियम का बच्चों एटॉमिक मास हो जाता है 23. So 2 atoms of sodium are present. So 23 into 2. सल्फर का हो जाता है प्यारे बच्चों 32, तो 32 into 1. और ऑक्सीजन का हो जाता है 16, so that is 4 plus 10. और वाटर का 2 plus 16, that is 18. तो अगर मोलर मास की बात करी जाए, so मोलर मास is, if you solve this, you will get this number as 322 grams. 322 grams is the molar mass of this crystal. अच्छा, अब जरा समझें. अब मोलर मास आ गया, अब तो फिर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करी जाए, Na2SO4 into 10H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स आप लिखते हैं मास. सो गिवन मास इज 1.61 ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास, एंड दिस इज 322 ग्राम. तो बच्चों अगर आप देखिए, अब जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ये इस तरह से सेटिंग होती है वैल्यूज की, सो दैट योर कैलकुलेशंस may not be very typical for you. देखो जैसे ये है 1.61 ही क्यों दिया, देखो क्यों दिया. अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे तो ये 322 नीचे आ गया बच्चों, और 100 यहाँ पहुंच गया. मतलब ये आपको आसान कैलकुलेशन करने के लिए 1.61 दिया था. देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया. अब यहीं पर बच्चों 1.61 की जगह से 1.79 रहता तो कितनी अपनी हालत खराब हो जाती. तो हमें बड़ा मेहनत से कैलकुलेट करना पड़ता. अभी एक झटके में हो गया. एनीवे, सो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्व हुए वो सॉल्व होकर आए 1/200 मोल्स. सो दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट. अब भाई अगर इसके 1/200 मोल हैं, तो कोई कहे कि चलिए वाटर का मास बताना है आपको, तो वाटर के कितने मोल्स होंगे. सो वाटर मोल्स आर 10 टाइम्स. चूंकि इसके एक मोल में वाटर के 10 मोल हैं, तो अगर वाटर के मोल देखें तो क्या होगा बच्चों. देखो तो बच्चों अगर बात करी जाए मोल्स ऑफ वाटर की, सो दिस इज 1/200 into 10. So the value remains is 1/20 moles. ठीक. अच्छा, लेकिन पूछा गया है कि मास बताइए क्या होता है वाटर का. तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा रहता है भाई मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना. यही तो फॉर्मूला चलता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये मास भी बच्चों हम लोग ग्राम में लिखते हैं,
और ये मोलर मास भी ग्राम में लिखते हैं। तो अगर मास पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए कि टू गेट द मास we need to directly multiply this number of moles into molar mass देखो कितना आसान होता है प्यारे बच्चों। तो मास चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स पता हो गए। अब हमें मास किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। तो इफ वी रिक्वायर H2O मास then it is what? Number of moles of water. So number of moles of water are given as 1/20 and molar mass of water is 18 ग्राम। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो ये 9 और ये 10 दो से कैंसिल हो गया बच्चों। सो द परिणाम इज 0.9 grams which is your required answer। देखो कितना आसानी से हो गया। मोल कॉन्सेप्ट के इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ईजिली यू कैन सॉल्व। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्या है अगला सवाल। अब ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता उसी तरह का सोडियम सल्फेट वाला ही है। अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं। देखो क्या चेंज करते हैं, मतलब क्वेश्चन वही है, थोड़ा पलट के पूछा है। कैसे? लुक एट इट। से इफ 26.8 ग्राम ऑफ Na2SO4 इंटू XH2O। अब यहां पर x की 10 लिखा था ना पहले, अब 10 नहीं दिया, x लिखा हुआ है, ठीक है। सो this contains 12.6 gram of water. This contains 12.6 gram of water. So find value of x. Find value of x. चलिए समझिए क्या करना है। देखें, अब पिछले क्वेश्चन में वाटर का मास दे रखा था, तो यहां 10 दिया हुआ था। सॉरी, वाटर का मास बताना था, तो यहां पर x की वैल्यू दे रखी थी। अब क्या है, अब वाटर मास इज गिवन टू अस एंड x इज आस्क्ड। एकदम सेम बात है, वैसे ही करते चले जाना है। देखो कैसे, थोड़ा सा देखो परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो कंप्लीट सिस्टम दिया है 1 यूनिट, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखने चाहिए। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इंटू XH2O। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास क्या हो गया, 2 इंटू 23, फिर सल्फर का 32, फिर सोडियम फिर ऑक्सीजन का 16। 4 ऑक्सीजन थे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब वाटर के कितने यूनिट्स हैं ये तो पता नहीं, तो x यूनिट है तो x ही सही, और H2O का हो जाता है बच्चों 18। सो दिस मच इज द मोलर मास। तो मैंने मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके लिख दिया। ओके, इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। और डिनोमिनेटर की बात करें, सो दिस इज 142 प्लस 18x। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इंटू XH2। नाउ हमें x की वैल्यू बतानी है बच्चों, आसानी से बता सकते हैं। कैसे? अच्छा, अगर इस कंप्लीट सिस्टम के इतने मोल्स आए तो कोई कहे कि अच्छा बताइए वाटर के कितने मोल्स। अगर बात हो कि मोल्स ऑफ वाटर बताइए, तो
इसके एक यूनिट में वाटर के x यूनिट्स हैं, तो हम कहें इसके 10 मोल हैं तो वाटर के 10x मोल्स हो जाएंगे। इसका 1 मोल है तो वाटर के x मोल हो जाएंगे। मीन्स मोल्स ऑफ वाटर आर x टाइम्स to the moles of this entire system. So, moles of waters are how much? 26.8 divided by 142 plus 18x into x. So, these are the moles of water. Okay, so can we have mass of water? Of course, very easily we can find mass of water. तो मोल्स पता है तो मास कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों? क्या सीखे थे अभी? मास हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 26.8 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 18x इनटू x। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। So this mass of water is given to us and that is 12.6 grams. That is 12.6 grams. Now you just need to solve it simply जैसे कि आप लोग करते हैं पहले से। तो अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये पूरा सिस्टम भी बच्चों ग्राम में है और ये भी सिस्टम ग्राम में है। यू जस्ट सॉल्व दिस सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे पास सॉल्व है तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। ये वैल्यू आ रही है बच्चों लगभग 12.6 आएगी। सॉरी 12.6 नहीं, ये वैल्यू लगभग 7 के आसपास आएगी। ऑलमोस्ट 7, एग्जैक्टली 7 नहीं बट ऑलमोस्ट 7। तो हमें x की वैल्यू ही तो चाहिए, तो यही 7 हमारा आंसर हो गया। यही 7 हमारे लिए आंसर हो गया प्यारे बच्चों। देखो कितना आसान, बस क्या याद रखना है, एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? सो दैट इज गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज 26.8 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, मास बाय मोलर मास, एंड वी विल हैव द आंसर कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है बट है सब कुछ वैसे ही। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होगा, थोड़ा सा प्रोसेस का फर्क होगा, बेसिस सारा वही है। देखो करते हैं। जैसे गिवन है कि मास ऑफ 600 ml मिक्सचर, 600 ml मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन at STP is 1 gram. Okay. Find the volume of ozone in mixture. देखो थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर हो गया और थोड़ा सा लगने लगा यार ये थोड़ा सा मामला अलग है, थोड़ा सा कठिन जैसा जान पड़ रहा है। वॉल्यूम आ गया, दो गैस का मिक्सचर आ गया, अब सर इसमें तो क्या होगा, बड़ा दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कंटेन्स देयर आर 2 गैसेस इन द मिक्सचर, ओजोन एंड ऑक्सीजन, एंड मास ऑफ दिस मिक्सचर इज 1 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ दिस मिक्सचर इज 600 ml। 2 बातें दी हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो दे रखी है कि ये जो मास है जिसमें कि बोथ गैसेस O2 प्लस O3 both are involved, this mass is only 1 gram. Very good. And if you think of the volume again of this mixture, O2 plus O3, so volume is how much? This volume is 600 ml. Okay, चलिए अच्छी बात हो गई। अब ये पूछा है कि भाई एक काम करिए कि इस मिक्सचर में ओजोन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग मास बताइए, अलग अलग वॉल्यूम बताइए। क्वेश्चन में तो खैर वॉल्यूम ही पूछा गया है, लेकिन O3 का ही वॉल्यूम पूछा गया। ऐसे भी पूछा जा सकता था कि दोनों कंपोनेंट्स का सेपरेटली वॉल्यूम भी बताइए और सेपरेटली मास भी बताइए।
देखो कैसे करते हैं। तो भाई कुल मिलाकर 600 ml है, तो हमें ओजोन का वॉल्यूम चाहिए, तो ओजोन के वॉल्यूम को कुछ x अज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन, दिस इज इक्वल टू x ml। अगर ऐसा है तो फिर ये भी कहेंगे कि भाई अगर ये x ml हो गया तो फिर जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से ओजोन का वॉल्यूम हटा दीजिए तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया। अच्छा ठीक, अच्छा एक बात और समझें, ये जो भी वॉल्यूम की बातचीत है एसटीपी पर हो रही है बच्चों, और एसटीपी के लिए क्या पढ़े, 22.4 लीटर मीन्स 1 मोल। अच्छा, तो भाई एसटीपी पर हम लोग सीखे हैं कि 1 मोल गैस, कोई भी गैस बनी रहे, 1 मोल गैस इट मीन्स दैट इट इज 22.4 लीटर्स। इतना वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का, मतलब इतने लीटर के कंटेनर में 1 मोल गैस यू कैन फिल। अच्छा, लेकिन यहां पर जो भी वॉल्यूम की बातचीत चल रही है बच्चों वो ml में है, और हम पढ़ते हैं कि 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का एसटीपी पर, तो क्यों ना हम इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यू मल्टीप्लाइड दिस लीटर बाई 1000, तो 22,400 ml वॉल्यूम हो जाता है 1 मोल गैस का एसटीपी पर। अब समझिए, हमारे पास दोनों गैसेस का, ओजोन का भी और ऑक्सीजन का भी, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, और ये वॉल्यूम किस कंडीशन पर है, दैट दिस वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ा हुआ, अगर आपको याद होगा तो क्या पढ़ते थे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स। तो वहां से क्या करेंगे, अब हम लोग ओजोन और ऑक्सीजन दोनों के अलग अलग मोल्स बता सकते हैं। मोल्स बता सकते हैं तो मास भी बता सकते हैं, और जब दोनों के सेपरेटली मास वी विल बी एबल टू फाइंड, देन वी विल एड देम बोथ एंड द एडिशन मस्ट बी 1 ग्राम। तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। देखो करते हैं। तो ये बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वाला, वो क्या फॉर्मूला था, वैसे तो हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, एक बार चलो और बता ही देते हैं। तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी, और ये वॉल्यूम लिखना रहता है अपने को लीटर में, और नीचे क्या करते हैं, नीचे हम लोग क्या करते हैं 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स किसी गैस का वॉल्यूम है एसटीपी पर। अच्छा, लेकिन अगर इसी वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी। यहां पर बच्चों क्या होता है ना, नीचे भी लीटर होता है तो ऊपर भी लीटर होता है, तो अगर आप न्यूमरेटर ml में कर देंगे, मिलीलीटर में कर देंगे, तो आपको डिनोमिनेटर भी मिलीलीटर में करना होगा। तो लीटर को आप ml में कन्वर्ट कर दीजिए तो इट बिकम्स 22,400 ml। अच्छा, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आने वाले हैं। तो अपने पास बच्चों 2 गैसेस हैं, एक गैस है ओजोन, तो ओजोन के मोल्स कितने होंगे, तो ओजोन के लिए जो वॉल्यूम था दैट वॉल्यूम वाज x ml। So you divide this x ml by 22,400 ml. So in short, this is x by 22,400 moles. This is for ozone gas. And if you look at moles of oxygen gas, तो इसके मोल्स कितने हैं भाई, तो टोटल वॉल्यूम 600 था, उसमें से ओजोन के x ml हटा दिए तो ऑक्सीजन के mls आ गए, और इसमें 22,400 से डिवाइड कर दिए
तो ये हो गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मोल से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो ओवरऑल मास दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, मास लिखेंगे। तो मास क्या हो जाता है बच्चों, मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। चलो वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं।